इस दुनिया में कुछ भी इत्तेफाका नहीं होता। ना बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ, ना अचानक आने वाले इकोनॉमिक क्राइसिस और ना ही रातों रात बदलते पॉलिटिकल लीडर्स। हमें और आपको जो इतिहास पढ़ाया जाता है वह एक कहानी है। एक ऐसी कहानी जिसे बहुत सोच समझ कर लिखा गया है। लेकिन हर कहानी के पीछे एक सच होता है। एक ऐसा सच जिसे पर्दे के पीछे छिपा दिया गया है। यह सच है कुछ गुप्त ताकतों का, कुछ पावरफुल फैमिलीज और सीक्रेट सोसाइटीज का जो सदियों से एक प्लान पर काम कर रही हैं। एक ऐसा प्लान जिसे वह कहते हैं द न्यू वर्ल्ड ऑन ऑर्डर। यह कोई फैंटेसी नहीं है। यह एक ऐसा जाल है जिसे बड़ी होशियारी से बुना जा रहा है। एक ऐसी दुनिया बनाने के लिए जहां हर सरकार, हर इंसान और हर रिसोर्स सिर्फ उनके कंट्रोल में होगा। यह किताब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर उसी छिपे हुए सच को, उन गुप्त योजनाओं को और उन चेहरों को बेनकाब करने का दावा करती है जो इस दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचाना चाहते हैं। यह ऑडियो बुक आपके दिमाग के दरवाजे खोल देगी और आपको वह सच दिखाएगी जिसे देखने की हिम्मत बहुत कम लोग कर पाते हैं। स्वागत है आपके अपने हिंदी ऑडियो बुक चैनल ऑडियो बुक वर्ल्ड में। चलिए चैप्टर 1 पर चलते हैं। चैप्टर 1, नजरों के सामने छिपा सच। हिस्ट्री यानी इतिहास क्या है? सिर्फ तारीखें, राजाओं की कहानियां या लड़ी गई लड़ाइयों का हिसाब। हमें स्कूलों में जो सिखाया जाता है, क्या वह पूरी सच्चाई है या कहानी का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा? इस किताब के हिसाब से असली खेल तो पर्दे के पीछे चल रहा है। एक ऐसा खेल जिसे कुछ बहुत अमीर और पावरफुल लोग सदियों से खेल रहे हैं और दुनिया को उस तरफ ले जा रहे हैं जहां वह ले जाना चाहते हैं। एग्जाम्पल, आप अपनी जेब से $1 का नोट निकालिए या इंटरनेट पर उसकी फोटो देखिए। उसके पीछे आपको एक अधूरा पिरामिड दिखेगा जिसके ऊपर एक चमकती हुई आंख है। यह निशान अमेरिका में कहां से आया? इस पिरामिड के नीचे लिखा है नोवस ऑर्डो सेक्लोरम, जिसका सिंपल मतलब है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर यानी दुनिया का नया सिस्टम। यह सिर्फ एक डिजाइन नहीं है, यह एक ऐलान है, एक प्लान है जिसे दुनिया की सबसे पावरफुल करेंसी पर छापा गया है। यह न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आखिर है क्या? यह एक सोच है, एक प्लान है, एक ऐसी दुनिया बनाने का जहां अलग अलग देश नहीं होंगे बल्कि पूरी दुनिया पर एक ही सरकार का राज होगा। एक वर्ल्ड आर्मी और एक वर्ल्ड करेंसी होगी जिसका कंट्रोल सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों के हाथ में होगा। सुनने में यह किसी मूवी की कहानी लगती है ना? लेकिन ऑथर कहते हैं कि यह कोई कहानी नहीं बल्कि सच्चाई है जिसके सबूत पूरी दुनिया में बिखरे पड़े हैं। बस हमें उन्हें देखने की नजर चाहिए। इस प्लान का मकसद क्या है? मकसद है पूरा कंट्रोल। इंसान क्या सोचेगा, क्या खाएगा, कहां जाएगा, सब कुछ वो लोग तय करेंगे जो इस सिस्टम के टॉप पर बैठे होंगे। अपने देश से प्यार, अपना परिवार और अपना धर्म, इन सभी चीजों को धीरे धीरे खत्म करने की कोशिश की जाएगी। क्योंकि जब तक यह चीजें हैं तब तक इंसान को पूरी तरह से कंट्रोल करना मुश्किल है। यह किताब आपको डराने के लिए नहीं बल्कि आपको जगाने के लिए है, ताकि आप उस दुनिया को पहचान सकें जो आपके चारों तरफ बनाई जा रही है। चैप्टर 2, खेल के पुराने खिलाड़ी, सीक्रेट ग्रुप्स। यह प्लान, यह सोच, यह कोई आज की नहीं है। इसकी जड़ें सदियों पुरानी हैं। इतनी पुरानी कि हिस्ट्री की किताबों ने उन्हें हटा दिया है या जानबूझकर हमसे छिपा दिया है। इस खेल की शुरुआत होती है एक नाम से एडमम वाइशाफ्ट, एक प्रोफेसर जिसने 1776 में जर्मनी में एक सीक्रेट ग्रुप बनाया जिसका नाम था दी इल्यूमिनेटी। एग्जाम्पल, इल्यूमिनाटी का सिस्टम एक प्याज की तरह था। लेयर के अंदर लेयर बाहर के मेंबर्स को लगता था कि वह दुनिया को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे कोई अंदर की लेयर्स में जाता था उसे असली प्लान पता चलता था। एक ऐसा प्लान जो सुनकर किसी के भी होश उड़ जाए। दुनिया की हर सरकार को खत्म करना, लोगों से उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी छीन लेना, देशभक्ति को मिटा देना, परिवार को तोड़ देना और हर धर्म को खत्म करके एक ऐसी दुनिया बनाना जहां कोई भगवान को ना माने।
यह प्लान इतना खतरनाक था कि इसे खुलेआम पूरा नहीं किया जा सकता था। इसलिए इल्यूमिनाटी के लोगों ने फ्री मैसनरी के ग्रुप्स में घुसना शुरू कर दिया। फ्री मैसनरी उस समय यूरोप का एक बहुत बड़ा और इज्जतदार ग्रुप माना जाता था। इल्यूमिनाटी के लोग इन ग्रुप्स में शामिल होकर धीरे धीरे अपनी सोच को इन पावरफुल लोगों के बीच फैलाने लगे। उन्होंने भाईचारे और अच्छी अच्छी बातों के पीछे अपना असली खतरनाक प्लान छिपा लिया। हालांकि बाद में इस ग्रुप को बैन कर दिया गया, लेकिन इसकी सोच जमीन के अंदर दूसरे सीक्रेट ग्रुप्स में और भी गहराई तक फैल चुकी थी और एक सही मौके का इंतजार कर रही थी। चैप्टर 3 इशारों की भाषा। जब निशान भी बात करते हैं, जो बातें खुलेआम नहीं कही जा सकती उन्हें निशान यानी सिंबल्स में छिपा दिया जाता है। यह सीक्रेट ग्रुप्स हजारों सालों से इशारों की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं और उनके यह निशान आज भी हमारी नजरों के सामने हैं। सरकारी इमारतों पर, हमारे पैसों पर और बड़ी बड़ी कंपनीज के लोगोस में। बस हम उनका असली मतलब नहीं जानते। सबसे फेमस निशान है द ऑल सीइंग आई, यानी सब कुछ देखने वाली आंख। वही आंख जो अमेरिका के $1 के नोट पर पिरामिड के ऊपर चमकती है। एग्जाम्पल, यह आंख सिर्फ भगवान का सिंबल नहीं है जैसा हमें बताया जाता है। सीक्रेट ग्रुप्स में इसका मतलब है कुछ ज्ञानी लोगों का ग्रुप जो ऊपर बैठकर हम सब आम लोगों पर नजर रखे हुए हैं। पिरामिड का अधूरा होना यह दिखाता है कि उनका काम अभी पूरा नहीं हुआ है। न्यू वर्ल्ड ऑन ऑर्डर का प्लान अभी भी चल रहा है और जिस दिन यह पूरा हो जाएगा उस दिन पिरामिड के ऊपर रखी आंख नीचे के ढांचे से जुड़ जाएगी और उनका राज शुरू हो जाएगा। एक और निशान है ओबेलिस्क, एक ऊंचा पत्थर का खंभा। यह आपको दुनिया की 3 सबसे पावरफुल जगहों पर खड़ा मिलेगा। एक लंदन में, दूसरा वाशिंगटन डीसी में और तीसरा वेटिकन सिटी में। लंदन दुनिया का फाइनेंशियल सेंटर है, वाशिंगटन मिलिट्री सेंटर और वेटिकन रिलीजियस सेंटर। क्या यह सिर्फ एक कोइंसिडेंस है? क्या यह उन ताकतों का साइलेंट मैसेज है जो दुनिया के पैसे, मिलिट्री और धर्म तीनों को कंट्रोल करती हैं? यह दीवारें बोलती हैं, यह नोट इशारे करते हैं, यह शहर चीख चीख कर अपना सच बताते हैं। बस हमें उनकी भाषा सीखने की जरूरत है। चैप्टर 4 मुश्किल का हथियार। प्रॉब्लम खड़ी करो, सॉल्यूशन बेचो। आप किसी आजाद इंसान को अपना गुलाम कैसे बना सकते हैं? उसे डराकर आप किसी देश से उसकी फैसले लेने की ताकत कैसे छीन सकते हैं? उसे एक ऐसी मुश्किल में डालकर जिससे वह अकेला बाहर ना निकल सके। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को बनाने वालों का सबसे बड़ा हथियार यही है, समस्या खड़ी करना, माहौल खराब करना। वो एक सिंपल फार्मूला पर काम करते हैं, प्रॉब्लम रिएक्शन सॉल्यूशन, यानी पहले एक प्रॉब्लम खड़ी करो, फिर लोगों के रिएक्शन का इंतजार करो और आखिर में वह सॉल्यूशन पेश करो जो तुम हमेशा से लागू करना चाहते थे। एग्जाम्पल सोचिए, किसी देश की इकोनॉमी अचानक डूबने लगती है, लोगों की नौकरियां जा रही हैं। यह है प्रॉब्लम जिसे शायद जानबूझकर पैदा किया गया हो। लोगों का रिएक्शन क्या होगा? डर, गुस्सा और सरकार से मदद की मांग। वह कहेंगे कुछ भी करो पर हमें बचाओ। अब आएगा सॉल्यूशन। एक नया इंटरनेशनल बैंक बनाया जाएगा जो उस देश को लोन देगा, लेकिन बदले में ऐसी शर्तें रखेगा जिससे उस देश की आजादी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। लोगों को लगेगा कि उन्हें बचा लिया गया, लेकिन असल में उन्हें एक बड़े जाल में फंसा लिया गया है। पहली विश्व युद्ध के बाद यही हुआ था। प्रॉब्लम थी एक भयानक जंग, रिएक्शन था लोगों में डर और शांति की मांग। सॉल्यूशन के तौर पर बनाया गया द लीग ऑफ नेशंस। मकसद था एक वर्ल्ड गवर्नमेंट की तरफ पहला कदम बढ़ाना। जब वह फेल हो गया तो उन्होंने दूसरी विश्व युद्ध होने दिया ताकि उसके बाद और भी ज्यादा डरे हुए लोगों को यूनाइटेड नेशंस का सॉल्यूशन बेचा जा सके, जो पहले वाले से ज्यादा पावरफुल था। लड़ाई, पैसों की तंगी, आतंकवाद, बीमारियां, यह सब माहौल खराब करने के बेहतरीन मौके होते हैं।
जब लोग डरे हुए होते हैं तो वह अपनी आजादी, अपने अधिकार सिक्योरिटी के बदले में आसानी से छोड़ देते हैं। चैप्टर 5, पैसे का जादू। जिसने कर्ज दिया वही मालिक बना। इस दुनिया पर राज करने के लिए तलवारों की नहीं, पैसे की जरूरत है, और पैसा भी नहीं बल्कि पैसा बनाने की ताकत की जरूरत है। अगर आप किसी देश में पैसा छापने की मशीन को कंट्रोल करते हैं तो आपको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वहां कानून कौन बना रहा है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के प्लान का सबसे बड़ा पिलर यही है, पैसे पर कंट्रोल। और यह कंट्रोल आता है सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम से। हमें लगता है कि हमारे देश का सेंट्रल बैंक सरकारी है, लेकिन यह किताब कहती है कि यह सबसे बड़ा झूठ है। एग्जाम्पल, अमेरिका का फेडरल रिजर्व, जिसे फेड भी कहते हैं। यह 1913 में कुछ बहुत अमीर प्राइवेट बैंकर्स द्वारा बनाया गया एक ग्रुप है। यह प्राइवेट बैंक सरकार को पैसा उधार देते हैं और उस पर इंटरेस्ट यानी ब्याज लेते हैं। जरा सोचिए, यह बैंक हवा में से पैसा बनाते हैं, कागज पर प्रिंट करके, और वही पैसा देश की सरकार को लोन पर देते हैं। सरकार वह लोन चुकाने के लिए जनता से टैक्स लेती है, यानी जनता अपनी मेहनत की कमाई से उन प्राइवेट बैंकर्स को ब्याज दे रही है उस पैसे पर जिसे उन्होंने खुद प्रिंट किया था। यह सिस्टम कर्ज का एक ऐसा जाल है जिससे कोई देश कभी बाहर नहीं निकल सकता। देश जितना ज्यादा कर्ज लेता है उतना ही ज्यादा इन इंटरनेशनल बैंकर्स के कंट्रोल में आ जाता है। वह उस देश की फॉरेन पॉलिसी और उसके रिसोर्सेज और यहां तक कि उसके लीडर्स को भी कंट्रोल करने लगते हैं। अगर कोई लीडर उनकी बात मानने से मना कर दे तो वह उस देश की इकोनॉमी को तबाह कर सकते हैं। इनका आखिरी प्लान क्या है? एक वर्ल्ड सेंट्रल बैंक और एक सिंगल ग्लोबल करेंसी, शायद एक डिजिटल करेंसी जिसे पूरी तरह से कंट्रोल किया जा सके। उस दिन आपके हर खर्चे पर नजर रखी जाएगी। अगर आप सिस्टम के खिलाफ कुछ भी करेंगे तो वह एक बटन दबाकर आपके सारे पैसे बंद कर सकते हैं। यह सिर्फ पैसों का कंट्रोल नहीं होगा, यह हम सबका पूरा कंट्रोल होगा। चैप्टर 6, दिमाग पर कब्जा, एजुकेशन और मीडिया का खेल। अगर आपको किसी पेड़ को हमेशा के लिए खत्म करना है तो आप उसकी टहनियां नहीं काटते, आप उसकी जड़ों में झड़ डाल देते हैं। किसी भी समाज की जड़ें होते हैं उसके बच्चे और उनका दिमाग। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के प्लानर्स यह बात अच्छी तरह से जानते हैं, इसीलिए उनका एक बहुत बड़ा टारगेट रहा है एजुकेशन सिस्टम। वह ऐसा सिस्टम बनाना चाहते थे जो सोचने और सवाल पूछने वाले इंसान नहीं बल्कि सिर्फ हुक्म मानने वाले अच्छे कर्मचारी पैदा करें। एग्जाम्पल, जॉन डी रॉकफेलर, जो अमेरिका के सबसे अमीर लोगों में से एक थे। उन्होंने एजुकेशन में बहुत पैसा लगाया। देखने में यह एक बहुत अच्छा काम लगता था, लेकिन उनका असली मकसद था अमेरिकन एजुकेशन सिस्टम पर कंट्रोल करना। उन्होंने स्कूल में ऐसी पढ़ाई को बढ़ावा दिया जिसमें हिस्ट्री को बदलकर पेश किया गया, जिसमें देशभक्ति और आजादी के असली मतलब को कमजोर कर दिया गया, और जिसमें बच्चों को सिखाया गया कि वह अकेले कुछ नहीं है बल्कि एक बड़ी भीड़ का हिस्सा है जिसे सरकार कंट्रोल करती है। मीडिया यानी अखबार, टीवी और अब सोशल मीडिया, यह दिमाग पर कब्जा करने का दूसरा सबसे बड़ा हथियार है। जब कुछ गिनी चुनी कंपनीज दुनिया के ज्यादातर मीडिया को कंट्रोल करती हैं, तो वो यह तय कर सकती हैं कि आप क्या देखेंगे, क्या सुनेंगे। वह जिसे चाहे हीरो बना सकती हैं और जिसे चाहे विलेन। वह असली मुद्दों से आपका ध्यान भटकाकर आपको एंटरटेनमेंट और फालतू की बहसों में उलझाए रख सकती हैं। धीरे धीरे झूठ को इतनी बार दोहराया जाता है कि वह सच लगने लगता है और सच बोलने वाले को पागल कहकर चुप करा दिया जाता है। यह एक दिमागी लड़ाई है जो हमारे लिविंग रूम में हमारे फोन पर हर रोज लड़ी जा रही है। चैप्टर 7, एक विश्व सरकार की ओर, यूनाइटेड नेशंस का सच। यूनाइटेड नेशंस, जब हम यह नाम सुनते हैं तो क्या सोचते हैं? शांति, ह्यूमन राइट्स, देशों के बीच दोस्ती, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो दुनिया को बेहतर बनाने के लिए काम कर रही है। लेकिन इस किताब के मुताबिक यूनाइटेड नेशंस की अच्छी इमेज के पीछे एक बहुत खतरनाक प्लान छिपा हुआ है।
यह न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का सबसे जरूरी पॉलिटिकल टूल है। इसे वर्ल्ड पीस के नाम पर बनाया गया था, लेकिन इसका असली मकसद है धीरे धीरे हर देश की आजादी और अपने फैसले लेने की ताकत को खत्म कर देना और सारी पावर अपने हाथों में ले लेना। एग्जाम्पल यूएन की एक ब्रांच है यूनेस्को। इसका काम एजुकेशन और कल्चर को बढ़ावा देना बताया जाता है, लेकिन इसके पहले डायरेक्टर जनरल ने साफ साफ लिखा था, यूनेस्को का असली काम है वर्ल्ड पॉलिटिकल यूनिटी को बढ़ावा देना। हमें बच्चों के दिमाग से नेशनलिस्ट एजुकेशन यानी देशभक्ति वाली पढ़ाई हटाकर वर्ल्ड सिटीजनशिप यानी विश्व नागरिकता की भावना डालनी होगी। यानी अपने देश से पहले दुनिया के बारे में सोचो और उस दुनिया का लीडर कौन होगा। यूनाइटेड नेशंस यह एक ऐसा धीमा जहर है जो देशभक्ति को धीरे धीरे खत्म कर देता है। यूएन के पास अपनी शांति बनाए रखने की ताकत है, जो एक वर्ल्ड आर्मी की तरफ पहला कदम है। यह अंतर्राष्ट्रीय कानून बनाता है जो मेंबर देशों को मानने पड़ते हैं, भले ही वह कानून उस देश के लोगों के हित में ना हो। एनवायरनमेंट के नाम पर यह देशों के रिसोर्सेज पर कंट्रोल करने की कोशिश करता है। ह्यूमन राइट्स के नाम पर यह देशों के अंदरूनी मामलों में दखल देता है। हर मुश्किल को, चाहे वह क्लाइमेट चेंज हो, बीमारी हो या पैसों की तंगी, यूएन उसे एक मौके की तरह इस्तेमाल करता है और ज्यादा पावर और कंट्रोल मांगने के लिए। यूनाइटेड नेशंस एक भेड़ की खाल में भेड़िया है जो दुनिया को बचाने के नाम पर उसे निगल जाने की तैयारी कर रहा है। चैप्टर 8 इंसानियत का नया धर्म, एनवायरनमेंट और पृथ्वी पूजा धर्म सदियों से इंसानी समाज का एक बहुत मजबूत हिस्सा रहा है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के प्लानर्स जानते हैं कि जब तक लोगों की आस्था अपने अपने धर्म में रहेगी, उन्हें पूरी तरह से कंट्रोल करना मुश्किल होगा। इसलिए उनका एक बहुत बड़ा प्लान है पुराने धर्मों को कमजोर करना और उनकी जगह एक नया ग्लोबल रिलीजन लाना। एक ऐसा धर्म जो किसी भगवान पर नहीं बल्कि पृथ्वी यानी प्लेनेट अर्थ पर बेस्ड होगा। इसे एनवायरमेंटलिज्म यानी पर्यावरण को बचाने का आंदोलन नाम दिया गया है। एग्जाम्पल 1992 में यूएन ने एक बहुत बड़ी अर्थ समिट की थी। वहां एक डॉक्यूमेंट पेश किया गया जिसका नाम था द अर्थ चार्टर। यह एक धार्मिक किताब की तरह लिखा गया है, जिसमें कहा गया है कि इंसान पृथ्वी के लिए एक कैंसर की तरह है और हमें पृथ्वी को बचाने के लिए अपनी आजादी और जीने का तरीका बदलना होगा। यह सब एक नए धर्म की रस्में हैं जिसमें भगवान की जगह मदर अर्थ ने ले ली है और अब ज्यादा पोल्यूशन फैलाना ही सबसे बड़ा पाप है। एनवायरनमेंट की रक्षा करना एक अच्छी बात है, लेकिन इस आंदोलन को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। क्लाइमेट चेंज के डर को दिखाकर वो हम पर ज्यादा टैक्स लगाना चाहते हैं, हमारी एनर्जी के इस्तेमाल को कंट्रोल करना चाहते हैं और हमारी प्राइवेट प्रॉपर्टी का अधिकार छीनना चाहते हैं। वह कहते हैं कि जमीन किसी इंसान की नहीं बल्कि सबकी है और सबका मतलब है यूएन जैसी कोई ग्लोबल बॉडी। यह नया धर्म हमें यह महसूस कराता है कि हम यानी इंसान इस धरती पर एक बोझ है। जब कोई इंसान खुद को दोषी मानने लगता है तो उसे कंट्रोल करना बहुत आसान हो जाता है। वह खुशी खुशी अपनी आजादी छोड़ देता है धरती माता को बचाने के महान काम के लिए। चैप्टर 9 आबादी कम करो जब इंसान ही दुश्मन बन जाए। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की सोच का एक बहुत ही डरावना पहलू है पॉपुलेशन कंट्रोल यानी दुनिया की आबादी को कम करना। इस सोच को मानने वाले लोग यह मानते हैं कि इस धरती पर बहुत ज्यादा इंसान हो गए हैं और यह इंसान ही सारी प्रॉब्लम्स की जड़ है, जैसे गरीबी, पॉल्यूशन और रिसोर्सेज की कमी। इसलिए एक बेहतर दुनिया बनाने के लिए धरती की आबादी को बहुत बड़े लेवल पर कम करना जरूरी है। यह कोई छिपी हुई बात नहीं है। उन्होंने यह बातें अपनी किताबों और भाषणों में खुलेआम कही हैं। एग्जाम्पल अमेरिका के जॉर्जिया में कुछ पत्थर खड़े थे जिन्हें जॉर्जिया गाइडस्टोन्स कहा जाता था। उन पत्थरों पर 10 बातें लिखी हुई थी 8 अलग अलग भाषाओं में। पहली ही बात थी इंसानियत की आबादी को 50 करोड़ से नीचे रखो ताकि प्रकृति के साथ संतुलन बना रहे।
दुनिया की मौजूद आबादी 800 करोड़ से ज्यादा है। इसका मतलब यह हुआ कि वह 90% से ज्यादा आबादी को खत्म करने की बात कर रहे थे। यह पत्थर किसने बनवाए? यह आज भी एक सीक्रेट है। तो यह आबादी कम कैसे की जाएगी? इस किताब के मुताबिक उनके पास कई तरीके हैं। युद्ध, बीमारियां, चाहे वह नेचुरल हो या लैब में बनाई गई हो। भुखमरी, जो फूड सप्लाई को कंट्रोल करके पैदा की जा सकती है। और परिवार के सिस्टम को तोड़कर लोगों को बच्चे पैदा करने से रोकना। वो बर्थ कंट्रोल और अबॉर्शन को प्रमोट करते हैं, इसे महिलाओं की आजादी का नाम देकर। लेकिन उनका असली मकसद पॉपुलेशन को कम करना होता है। यह एक ऐसी सोच है जो इंसान को इंसान नहीं बल्कि एक कीड़ा समझती है, एक बीमारी जिसे धरती से मिटाना जरूरी है। यह लोग खुद को भगवान समझ बैठे हैं, जो यह फैसला करना चाहते हैं कि इस दुनिया में कौन जिएगा और कौन मरेगा। चैप्टर 10, दो चेहरे कैपिटलिज्म बनाम कम्युनिज्म। दुनिया को पिछले 100 सालों में एक बेहद बड़ा धोखा दिया गया है। हमें बताया गया कि दुनिया दो हिस्सों में बंटी है। एक तरफ है कैपिटलिस्ट देश जैसे अमेरिका जो आजाद मार्केट की बात करते हैं, और दूसरी तरफ है कम्युनिस्ट देश जैसे सोवियत यूनियन या चाइना जो सरकारी कंट्रोल की बात करते हैं। हमें यकीन दिलाया गया कि यह दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। लेकिन ऑथर एपर्सन का दावा है कि यह सिर्फ एक दिखावा था, एक नाटक जो आम जनता के लिए खेला जा रहा था। असल में पर्दे के पीछे इन दोनों सिस्टम्स को कंट्रोल करने वाले लोग एक ही थे। एग्जाम्पल वॉल स्ट्रीट, जो अमेरिकन कैपिटलिज्म का सेंटर माना जाता है। वहां के बड़े बड़े अमीर बैंकर्स ने रूस में 1917 के उस रेवोल्यूशन को पैसा दिया था जिससे वहां कम्युनिज्म की शुरुआत हुई। यह सुनने में पागलपन लगता है। एक देश अपने ही दुश्मन को पावरफुल क्यों बनाएगा? क्योंकि वह दुश्मन असली दुश्मन था ही नहीं। यह सब उसी प्रॉब्लम रिएक्शन सॉल्यूशन वाले फार्मूला का हिस्सा था। एक तरफ कैपिटलिज्म रखो और उसके खिलाफ कम्युनिज्म को खड़ा करो। दोनों को आपस में लड़ाओ ताकि दुनिया में डर का माहौल पैदा हो, और फिर इस डर में से अपना सेशन पेश करो। और वो सेशन क्या है? द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, एक ऐसा सिस्टम जिसमें कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म की सबसे बुरी चीजों को मिला दिया जाएगा। यानी पैसा कुछ ही लोगों के हाथ में रहेगा और लोगों पर सरकार का पूरा कंट्रोल होगा। आपको लगेगा कि आपके पास चॉइस है, आप वोट दे सकते हैं, लेकिन असल में सारे लीडर्स और सारी बड़ी कंपनीज उसी छोटे से ग्रुप के कंट्रोल में होंगी। आजादी सिर्फ एक इल्यूजन, एक धोखा बनकर रह जाएगी। कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म एक ही सिक्के के दो पहलू थे, जिनका मकसद दुनिया को बांटना, डराना और आखिर में एक ग्लोबल तानाशाही की तरफ ले जाना था। चैप्टर 11, पर्दे के पीछे की सरकार CFR। तो यह प्लान कौन बना रहा है? यह कौन लोग हैं? इल्यूमिनाटी जैसे पुराने ग्रुप तो खत्म हो गए, लेकिन उनकी सोच आज भी जिंदा है, बस नए नामों से। इनमें से अमेरिका का सबसे पावरफुल ग्रुप है काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस यानी CFR। यह एक प्राइवेट क्लब है जिसके मेंबर्स अमेरिका के सबसे पावरफुल लोग हैं। बड़े नेता, अमीर बिजनेसमैन, मीडिया मालिक और आर्मी जनरल्स। एग्जाम्पल, इसे अमेरिका की इनविजिबल गवर्नमेंट यानी अदृश्य सरकार भी कहते हैं। पब्लिक को दिखाने के लिए इलेक्शन होते हैं, राष्ट्रपति चुने जाते हैं, लेकिन देश की असली पॉलिसी क्या होगी, यह फैसले इसी क्लब में बंद दरवाजों के पीछे लिए जाते हैं। इनका मकसद साफ है, एक वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाना। यह चुपचाप पर्दे के पीछे से अपना प्लान चलाते रहते हैं। चैप्टर 12, देशों को कमजोर करने का तरीका। अगर आपको पूरी दुनिया को कंट्रोल करना है तो आप देशों को अंदर से ही कमजोर कर देते हो। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का यही प्लान है। वह नहीं चाहते कि देश पावरफुल और आजाद रहे।
वह चाहते हैं कि हर देश अंतर्राष्ट्रीय कानून यानी पूरी दुनिया के लिए बनाए गए कानूनों पर निर्भर हो जाएं और यह कानून यूएन जैसी ऑर्गेनाइजेशंस बनाती हैं जिन्हें यही पावरफुल लोग कंट्रोल करते हैं। एग्जाम्पल सोचिए, एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट होता है जिसकी वजह से एक देश अपने छोटे लोकल बिजनेस को नहीं बचा पाता और बड़ी फॉरेन कंपनियां आकर सारा मार्केट कब्जा कर लेती हैं। विश्व बैंक जैसे बैंक देशों को कर्ज के जाल में फंसाते हैं। यह एक मकड़ी के जाल की तरह है जिसमें फंसने के बाद देश की अपनी फैसले लेने की ताकत खत्म हो जाती है। चैप्टर 13, हर तरफ नजर, टेक्नोलॉजी का जाल। पुराने जमाने में राजाओं को जासूसों की जरूरत पड़ती थी। आज न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के प्लानर्स के पास टेक्नोलॉजी का हथियार है। आपका मोबाइल फोन, आपका कंप्यूटर, आपका सोशल मीडिया, यह सब कंट्रोल करने के टूल्स हैं। टेक्नोलॉजी जिसे हमारी जिंदगी को आसान बनाने के लिए लाया गया था, वही अब गुलामी का सबसे बड़ा जरिया बन रही है। एग्जाम्पल, आपका फोन आपकी बातें सुनता है ताकि आपको एड्स दिखा सके। आपकी हर ऑनलाइन एक्टिविटी को रिकॉर्ड किया जा रहा है ताकि आपकी एक डिजिटल प्रोफाइल बनाई जा सके। उनका आखिरी प्लान है एक बिन कैश सोसाइटी बनाना जहां कैश खत्म हो जाएगा। उस दिन वो एक बटन दबाकर आपके सारे पैसे बंद कर सकते हैं। यह आजादी नहीं, यह एक डिजिटल जेल है जिसकी दीवारें हमें दिखाई नहीं देती। चैप्टर 14, सोच और संस्कारों पर हमला। किसी समाज को तोड़ने के लिए उसके मोरल वैल्यूज यानी संस्कारों को तोड़ना सबसे जरूरी है। जब लोगों का अपने धर्म और परिवार से विश्वास उठ जाता है तो वह अकेले और कमजोर हो जाते हैं और ऐसे लोगों को कंट्रोल करना बहुत आसान होता है। मीडिया, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन का इस्तेमाल करके हमारी सोच पर हमला किया जा रहा है। एग्जाम्पल, आज की ज्यादातर फिल्में और वेब सीरीज क्या दिखाती हैं? टूटे हुए परिवार, हिंसा और हर रिश्ते का मजाक। इसका मकसद है समाज में कंफ्यूजन फैलाना ताकि लोग अपनी जड़ों से कट जाएं और अंदर से खोखले हो जाएं। एक ऐसा खोखला समाज किसी भी ऐसे लीडर के पीछे चलने को तैयार हो जाता है जो उसे सिक्योरिटी का झूठा वादा करता है। चैप्टर 15, इंसान को भगवान बनाने का धोखा। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का प्लान सिर्फ दुनिया पर पॉलिटिकल या फाइनेंशियल कंट्रोल करना नहीं है, बल्कि यह इंसान की आत्मा पर कंट्रोल करना चाहते हैं। इसके लिए वह एक नया स्पिरिचुअल मूवमेंट, एक नई सोच फैला रहे हैं जिसे न्यू एज मूवमेंट कहा जाता है। यह सोच कहती है तुम खुद ही भगवान हो। यह सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पावरफुल फील कराता है, लेकिन यह एक बहुत बड़ा जाल है। एग्जाम्पल, आपने बहुत से मोटिवेशनल स्पीकर्स या स्पिरिचुअल गुरुज को यह कहते सुना होगा, यूनिवर्स तुम्हारी सुनता है, तुम जो चाहो वो क्रिएट कर सकते हो, असल पावर तुम्हारे अंदर है। यह न्यू एज की ही टीचिंग है। यह धीरे धीरे आपको ट्रेडिशनल भगवान यानी ईश्वर, अल्लाह या गॉड से दूर कर देती, भगवान यानी ईश्वर, अल्लाह या गॉड से दूर कर देती है और आपको अपनी ही पूजा करना सिखाती है। जब इंसान खुद को ही भगवान समझने लगता है तो वह सही और गलत का फैसला भी खुद ही करने लगता है और उसे कंट्रोल करना आसान हो जाता है। यह प्लान इंसान को आजाद करने के लिए नहीं बल्कि उसे अकेला और घमंडी बनाने के लिए है। जब इंसान भगवान से कट जाता है तो वह अपनी मोरल रूट्स यानी संस्कारों की जड़ों से भी कट जाता है और ऐसा इंसान न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के ग्लोबल रिलीजन के लिए पूरी तरह से तैयार होता है जिसमें धरती ही भगवान है और इंसान सिर्फ एक जानवर। चैप्टर 16, आखिरी मंजिल, एक दुनिया एक लीडर। यह सारा कंट्रोल, यह सारा प्लान, यह सारी सीक्रेट सोसाइटी, इन सब का आखिरी मकसद क्या है? इन सब की मंजिल एक ही है, दुनिया के मंच पर एक सिंगल लीडर को लाना, एक वर्ल्ड डिक्टेटर, एक ऐसा इंसान जो पूरी दुनिया पर राज करेगा। वो अचानक से नहीं आएगा, उसे एक हीरो की तरह पेश किया जाएगा। एग्जाम्पल सोचिए, दुनिया बहुत बड़ी मुश्किलों से गुजर रही है, लड़ाइयां हो रही हैं, इकॉनमी तबाह हो चुकी है, लोग भूखे मर रहे हैं,
यह सारी प्रॉब्लम्स इन्हीं सीक्रेट ग्रुप्स ने जानबूझकर खड़ी की होंगी। और फिर इन सब मुश्किलों के बीच एक लीडर सामने आएगा। वो शांति की बातें करेगा। वो सबको खाना और सिक्योरिटी देने का वादा करेगा। वह दुनिया की सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का प्लान बताएगा और थके हारे डरे हुए लोगों से अपना मसीहा मान लेंगे। वो कहेंगे यही है वह जो हमें बचा सकता है, और उसे बचाने के बदले में लोग खुशी खुशी अपनी बची खुशी आजादी भी उसे सौंप देंगे। वह एक वर्ल्ड आर्मी बनाएगा, एक वर्ल्ड बैंक चलाएगा और हर इंसान की जिंदगी को कंट्रोल करेगा। यह न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का फाइनल एंड गेम है। एक इंसान के हाथ में पूरी दुनिया की पावर दे देना। यह तानाशाही की सबसे डरावनी तस्वीर होगी। एग्जाम्पल इसे 2 लेवल पर किया जाता है। पहला, देश के अंदर मीडिया और सरकारें मिलकर गन कंट्रोल लॉस को प्रमोट करती हैं। वो समाज में होने वाले क्राइम की घटनाओं को दिखाकर लोगों के मन में यह बात डालती हैं कि गन रखना ही सारी प्रॉब्लम की जड़ है। उनका मकसद आपकी सिक्योरिटी नहीं बल्कि यह पक्का करना है कि जब वह कंट्रोल करने आए तो कोई उनका विरोध ना कर सके। दूसरा लेवल है देशों के बीच। यूएन जैसी संस्थाएं न्यूक्लियर डिसआर्मेंट यानी एटम बॉम्ब खत्म करने की बात करती हैं, जो सुनने में बहुत अच्छा लगता है। लेकिन उनका असली प्लान है कि देश अपनी आर्मी को कमजोर कर दें और अपनी सुरक्षा के लिए एक वर्ल्ड आर्मी पर निर्भर हो जाएं, और उस वर्ल्ड आर्मी का कंट्रोल किसके हाथ में होगा? यूएन के, यानी उन्हीं सीक्रेट ग्रुप्स के। एक निहत्था इंसान, एक निहत्था देश कभी भी आजाद नहीं रह सकता। वह हमेशा उस ताकत पर निर्भर रहेगा जिसके हाथ में हथियार है। यह सिक्योरिटी के नाम पर आपसे आपकी सेल्फ डिफेंस की ताकत छीनने का प्लान है। चैप्टर 18, अंधेरे से उजाले की ओर, सच को पहचानो। इतनी सारी बातें सुनकर ऐसा लग सकता है कि हम सब एक बहुत बड़े जाल में फंस चुके हैं और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। ऐसा लग सकता है कि दुश्मन बहुत पावरफुल है और हम बहुत कमजोर। लेकिन इस अंधेरे में उम्मीद की सबसे बड़ी किरण है सच। इनका सबसे बड़ा हथियार है धोखा और झूठ का सबसे बड़ा दुश्मन है सच। एग्जाम्पल, जब 1913 में अमेरिका में फेडरल रिजर्व बनाया जा रहा था तो आम जनता को बताया गया कि यह इकोनॉमी को स्टेबल करने और बैंकिंग क्राइसिस को रोकने के लिए है। यह एक झूठ था। सच यह था कि यह प्राइवेट बैंकर्स का एक ग्रुप था जो देश की मनी सप्लाई पर कंट्रोल करना चाहता था। सालों तक यह सच कुछ ही लोगों को पता था, लेकिन आज इंटरनेट की वजह से लाखों लोग इस सच को जान चुके हैं। जैसे जैसे यह सच फैलता है, उनका झूठ कमजोर पड़ता जाता है। इस लड़ाई को जीतने के लिए हमें बंदूकें नहीं बल्कि ज्ञान और हिम्मत चाहिए। अगर दोस्तों आपको ये ऑडियो बुक अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सभी इम्पोर्टेंट समरी आपके पास सबसे पहले पहुंचे। चैनल का साथ देने के लिए आपका धन्यवाद।